जय माता दी दोस्तों, स्टोरी विद किरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की बड़ी ही मस्त कहानी लेकर के आई हूँ। कहानी अंत तक जरूर सुनिए और कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हों और चैनल को अब तक अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए हम प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। अमानत में खयानत। सुबह होने पर गंगाराम पटेल और बुलाकी राम उठे। नित्य कर्मों को निपटाकर सामान समेटा और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन दोनों ने दोपहर के भोजन के लिए अपना पड़ाव एक नगर में डाला और दिन ढलते ढलते एक नए नगर जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। हर बार की तरह इस बार भी बुलाकी राम रात के खाने का सामान लेने बाजार की तरफ निकल पड़े और वहां से लौटते समय उसने जो दृश्य देखा वह उसका भेद जानने को बेचैन हो गए। इस बार बुलाकी राम भोजन के बाद पटेल जी के बिस्तर और हुक्के की व्यवस्था कर उनके पैर दबाता हुआ उनसे बोला, अब तो आप भोजन आदि कर चुके हैं, क्या अब मैं अपनी बात कहूँ जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखा है? पटेल विनोद भरे स्वर में यानी व्यंग भरे स्वर में बोले, हाँ हाँ भाई बोलो, जरूर कहो। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीद कर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि आखिर भाई मांजरा क्या है, किस कारण यह सारी भीड़ जुटी हुई है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठकर सिसक रहे हैं, रो रहे हैं। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ, यानी कि वैश्य और उस व्यक्ति में कुछ बातचीत हुई। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़की के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। मैं तत्काल ही वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थी, किंतु मुझे मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बताइए पटेल जी। तब पटेल जी ने बोला, सुनो बुलाकी राम, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है, मनकापुर। उस गांव में चंद्रभान नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम पुष्पा था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था जिसकी आयु 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था सूरज। चंद्रभान नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो पुष्पा, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर चल पड़ेंगे।
बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहाँ किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से अपना जीवन जो है व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई व्यापार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? तब पुष्पा ने बोला, मेरी राय तो वही है जो आपकी है। चंद्रभान की पत्नी ने कहा, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके चंद्रभान और अपनी पत्नी पुत्र को साथ लेकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर में पहुंचकर चंद्रभान ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। चंद्रभान परिश्रमी आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल बाद उस व्यक्ति की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए उपयुक्त जगह की जानकारी चाहिए थी। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। और चंद्रभान ने उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेसी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की खोज में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहाँ हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी, इसलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आता तो तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरे बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना भी धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन वापस ले लेना। ठीक है सेठ जी, आप इस तरह से सम्मानित नागरिक हैं, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपये है, उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपके पास अपना रुपया वापस ले लूँगा। ऐसा कहकर पंडित चंद्रभान ने अपने पैसे उस वैश्य के पास भाई जमा करवा दिया। वह रात चंद्रभान और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। सुबह जब सेठ ने दुकान खोली तो चंद्रभान ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कौन सा पैसा? तुमने मुझे कोई रुपए नहीं दिए थे। इस पर दोनों में विवाद होने लगा। पड़ोसी और राहगीर जमा हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उसका विवाद खत्म करने के लिए चंद्रभान से कहा, देखो भाई, तुम कहते तो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपये जमा कराए थे, जबकि यह सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस
सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? चंद्रभान बोला, हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। जो सच बात है उसके लिए मैं किसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम भी यह बात मंजूर है? सेठ बोला, बिल्कुल मंजूर है। न्यायकर्ताओं ने जब चंद्रभान से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा था कि यदि उसकी सफर झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए, पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही चंद्रभान ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव थे। चंद्रभान और उसकी पत्नी भी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने चंद्रभान को बहुत लानत दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। पुष्पा की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे नंगा कर दिया गया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भी उनका मजाक उड़ा रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी चंद्रभान के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली किस्सा क्या है? तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वास्तव में तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? चंद्रभान पंडित बोले, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ कि लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान कह रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा किए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत्यु बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सीट से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक, वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5,000 रुपए नहीं 10,000 रुपए लौटाने होंगे। बोलो मंजूर है? सेठ ने ताब में कह दिया, कहा तो मुझे यह चुनौती मंजूर है। उस व्यक्ति के कहने पर चंद्रभान ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। चंद्रभान का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर हैरान रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार चंद्रभान को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाखी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन जिसने ना सिर्फ चंद्रभान के बेटे सूरज को जीवित किया, अपितु जिसने सेठ से उसे दुगना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलयुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलयुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए तो उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा जरूर शांत हो गई होगी। पटेल जी ने इतना कहते हुए बुलाकी को यह याद दिलाया कि सुबह एक बार फिर हमें काशी के लिए यात्रा प्रारंभ करनी है, और इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली और निद्रा की गोद में समा गए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सबको यह बुलाकी और पटेल की कहानी पसंद आई होगी। तो इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल का बेल आइकन जरूर दबा दीजिए कि प्यारी प्यारी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और बड़े ही आसानी से
पहुंच सके। फिर से मैं एक प्यारी सी नई कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए एक साथ बोलो सभी लोग, जय माता दी।